हिंदी में क्या कहते हैं इसको? आयकर। आयकर। आयकर होता क्या है? इनकम टैक्स। तो सिर्फ मुझको भी इनकम मत बताओ, सिर्फ मुझको टैक्स बताओ, किसको कहते हैं टैक्स? इनकम पे जो टैक्स देते हैं उसको टैक्स कर किसे कहता है? जब जो सोसाइटी के हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह यूज करते हैं तो उसके बदले में हम लोग सरकार को कोई टैक्स मतलब पे करते हैं, उसी को बोलते हैं। और कोई बताए कर किसे कहते हैं, टैक्स किसे कहते हैं? मैं आय कर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कर की बात कर रहा हूँ कि कर किसे कहते हैं, टैक्स किसे कहा जाता है? कर टैक्स जो सरकार लेती है उसको टैक्स कहते हैं। टैक्स जो सरकार लेती है उसको टैक्स कहते हैं। कर का मतलब ये है कि किसी भी राज्य, किसी भी राष्ट्र द्वारा वहाँ के जो निवासी हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, तो वहाँ की देश की व्यवस्था चलाने के लिए, देश का निज़ाम चलाने के लिए, देश का प्रबंध करने के लिए पैसे की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। और पैसा कहाँ से आएगा? कोई वहाँ के जो सत्ता होती है, जो राज्य होता है, क्या उससे कोई कारोबार होता है क्या? अरबों खरबों रुपये की पूरा देश चला लेगी? नहीं। तो उसके जो सोर्स होते हैं वो क्या होते हैं? चार्जेस होते हैं दुनिया भर के, उन्हीं चार्जेस के नाम पर चलाया जाता है। तो बहुत सारा टैक्स तुम लोग देते होंगे, नगरपालिका में देते हो, यहाँ पर नगरपालिका क्षेत्र में रहते हो तो नगरपालिका में देते होंगे, लैंड है, हाउस है, वाटर है, ये सब टैक्स देते हो। रोड पर चलते होंगे तो रोड पर भी तुम लोगों को टोल प्लाजा पर जाते होंगे, वहाँ पर भी तुम लोगों को टोल टैक्स देना पड़ता होगा, रोड टैक्स देना पड़ता होगा। फिर गाड़ी निकलवाते हो तो रोड टैक्स भी लगता है। तो दुनिया भर के टैक्स है, तो ये टैक्स नहीं है। कदम कदम पर टैक्स देते हो, कुछ जानते हो कुछ नहीं जानते हो, कुछ टैक्स जानते हो कुछ टैक्स नहीं जानते हो। जिसको तुम जानते हो उनको इनकम टैक्स कहते हो, जो नहीं जान पाते हो उसको क्या कहते हैं? वो होता है तुम लोगों का इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी हो गई, वैट हो गया, या अभी जो बताऊँ कस्टम ड्यूटी हो गई, एक्साइज ड्यूटी हो गई, रोड टैक्स हो गया, टोल टैक्स हो गया, हाउस टैक्स हो गया, सब टैक्स ही तो है, सब सरकारी खाते में जाता है। तो मैंने बताया ना कि कोई भी ऐसा नहीं है जिससे अक्सर सुना जाता है इनकम टैक्स देश के मतलब किसी बस 1.5% या 2% 3% ही लोग टैक्स पे करते हैं। कि बस 3% लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं, बाकी इतनी बड़ी 135 करोड़ 40 करोड़ की आबादी है, कोई टैक्स पेयर नहीं है। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि भारत का एक फकीर आदमी भी है ना, वो भी गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है। जितनी भी इस टाइप चीज़ें हम लोग ऊपर पहनी हुई है, कोई बता दो जो टैक्स फ्री हो। यहाँ तक बैग, कापी, कलम, दवा पर भी अब टैक्स है। तो कोई भी ऐसी चीज़ इस टाइम हमारे पास नहीं है जिस पर हम कह सकते हैं टैक्स नहीं जाता है। हमारा टैक्स सबका जाता है, ठीक है ना। तो ये कहना कि 3% ही टैक्स जमा करते हैं तो ये गलत है। क्योंकि टैक्स बस जानते नहीं, हम बताने कुछ टैक्स जो जानते हो जिसको लोग डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, कुछ टैक्स ऐसा होता है जिसको नहीं जान पाते हो लेकिन उसको आप पे कर रहे हो, आपको नहीं पता चल पाता है। क्योंकि आपका इंक्लूड होती है, पेन खरीदने जाते हो 5 रुपये का, 3 रुपये का, 2 रुपये का, जो भी है उसमें टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है। बैग खरीदने जाओगे उसमें टैक्स इंक्लूडेड है, कापी या कोई भी स्टेशनरी का सामान खरीदने जाओगे उसमें टैक्स इंक्लूडेड है, कपड़ा जूता चप्पल खरीदने जाओगे, मोबाइल खरीदने जाओगे, कुछ भी खरीदने जाओगे तो टैक्स इंक्लूडेड है। आपसे वही बताया जाएगा 5,000 ले लो, 8,000 ले लो, 10,000 ले लो, वो टैक्स इंक्लूड होता है, आपको नहीं पता चल पाता है। तो इसलिए भी हम लोग जानेंगे डायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं। तो टैक्स तो सब कोई जमा करता है, फकीर होगा या यहाँ का बादशाह होगा, राजा होगा, ठीक है ना, कोई भी हो, मिनिस्टर कुछ भी हो जाए, टैक्स कोई जमा करता है। जब मैं तो कहूँगा कि मिनिस्टर को तो बहुत सारा टैक्स माफ भी है, उनको इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि बहुत सारे टैक्सेस क्या है, माफ है, ठीक है ना। जबकि एक गरीब को कोई टैक्स माफ नहीं है, एक मिडिल क्लास के लोगों को कोई टैक्स माफ नहीं है। लेकिन अगर आप मिनिस्टर बन गए हो तो आपको कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, और फैसिलिटी में आपके ये सब भी आते हैं कि कुछ टैक्स माफ भी होते हैं। आपको जो रेमुनरेशन या जो सैलरी मिलती है क्या होती है, एग्जेम्प्टेड होती है, कर से मुक्त होती है, ठीक है ना।
तो चूँकि अब इनकम टैक्स पढ़ना चालू किए हो तो अब इनकम टैक्स में जानोगे भी कि जो मिनिस्ट्री को जो सैलरी मिलती है, जो डेली अलाउंस मिलता है, जो उनको पेंशन मिलती है, जो उनका रेंट अलाउंस मिलता है, जो कंपल्शन अलाउंस मिलता है, वो टैक्सेबल है कि नहीं है, वो सब जानोगे। किस हेड में जाएगा वो सब जानोगे आप, ठीक है ना। ये टैक्स का मतलब क्या हो गया कि टैक्स एक जो है वहाँ की सत्ता द्वारा या वहाँ के राज्य के जो भी चलाने वाला होगा, राजा रहता होगा या कोई भी रहा होगा, हमेशा से कोई आज के टैक्स नहीं लग रहा है कि आज ही टैक्स लगे हुए हैं। टैक्स का कॉन्सेप्ट आज से नहीं है, ये हजारों साल पहले से चला रहा है। नाम अलग अलग थे, नाम जो है अलग अलग था। ये नहीं कि टैक्स आज ही से लागू हुआ है तो बस यही कहेंगे कि हाँ हम लोग जब मुल्क आज़ाद हुआ 1947 के बाद तभी से, इसके पहले से हाँ, लेकिन भारतीय इतिहास में कुछ और है। लेकिन दुनिया के अंदर जो टैक्स की जो हिस्ट्री है वो आज की नहीं है, हजारों साल पहले से टैक्स के बारे में बताया गया कि भाई जो भी गांव मोहल्ला रहता था वहाँ पर एक पंचायत रहती थी, पंचायत का एक सदस्य रहता था, वहाँ के लोगों से जो भी उस टाइम में चंदे फंदे होते थे वो करके वहाँ का गांव का विकास कराते थे। तो नाम चाहे कुछ भी रहा, लेकिन वहाँ का निज़ाम चलाने के लिए, वहाँ का मैनेजमेंट करने के लिए, वहाँ का डेवलपमेंट करने के लिए, वहाँ के वेलफेयर और कल्याण के लिए कुछ न कुछ चंदा पैसा चंद कुछ भी लिया जाता था। वो क्या है आपका एक टैक्स है। वो वहाँ के जो राजा द्वारा जो भी वसूला जाता था या जो वहाँ का निज़ाम चलाते थे, जो वहाँ का मैनेजमेंट करते थे, उनके द्वारा लिया जाता था। वो कुल क्या है, सब टैक्स है। टैक्स मतलब क्या हुआ, टैक्स एक वहाँ की जनता पर, वहाँ के निवासियों पर एक थोपा गया क्या है, चार्ज है। क्या है, एक चार्ज है जो उनसे लिया जाएगा, उनको उन्हीं पर लौटा दिया जाएगा, उन्हीं से लेकर के उन्हीं पर लौटा दिया। तो आपसे लेकर के आपको क्या दिया जाता है, अच्छी सड़कें दी जाती है, बांध दिए जाते हैं, आपको यातायात के और ट्रैवलिंग वगैरह के जो साधन मिलते हैं वो मिलते हैं, आपको एजुकेशन मिलती है, आपको हेल्थ मिलती है। आप ही का पैसा आपके ऊपर खर्च कर दिया जाता है। सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, फैसिलिटी मिलेगी, आपको फ्री में दवा मिलेंगी। सरकारी स्कूल में जाओगे, फीस वहाँ पर आपके इंटर तक फीस फ्री है, कोई फीस नहीं है, ठीक है ना। प्राइवेट अपनी मर्जी है, तुम चुनो जाकर के 5,000-10,000 महीना दो, कौन दिक्कत है। लेकिन सरकारी स्कूल में जाओगे तो सरकारी स्कूल में आपकी फीस ना मात्र जो वहाँ का मेंटेनेंस ले ले, बाकी सरकार तरफ कोई फीस उसमें नहीं है। इंटर तक फीस क्या होती है, माफ होती है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। ये सब का क्या होता है, आप ही से पैसा लेकर के आप ही के कल्याण के लिए, आपके उद्धार के लिए, आपके विकास के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए काम किया जाता है। तो हमको अच्छी सड़क चाहिए, अच्छी एजुकेशन इंस्टीट्यूट चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, है और भी हमको बहुत जो चीज़ें चाहिए वो सब चीज़ें हम लोगों को कौन प्रोवाइड करता है, यहाँ की गवर्नमेंट, जो भी वहाँ का सत्ताधारी होता है वो हमको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो उनको हम पे करते हैं उनको हम लोग टैक्स है के नाम से बोलते हैं, चाहे वो जिस नाम से भी लेता हो। और बताया ना कि हाउस टैक्स है, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सब सरकार के खाते में जाता है, वैट। लेकिन क्या है ये सब कर है, टैक्स है। तो जो जनता देती है वहाँ के सत्ताधारियों को या वहाँ के राजाओं को या वहाँ के जो मैनेजमेंट बॉडी होती है उनको, वो क्या कहलाएगा, कर कहलाएगा, ठीक है ना। तो कर की डेफिनेशन इसमें स्पेशली नहीं रहती है। अब इसमें जो कर आता है वो कितने प्रकार का हो गया आपका, 2 तरह का टैक्स हो गया। कौन कौन सा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं, जो इनकम पर देते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं, जो जीएसटी वगैरह है, कपड़ा खरीदते हैं तब देते हैं। ये तो कुल एग्जांपल बता रहे हो। डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी हो गया। डिफाइन करना है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट टैक्स वो होता है, इनडायरेक्ट नहीं होता है, और इनडायरेक्ट तो होता है, डायरेक्ट नहीं होता। क्लियर है ना सबको, एकदम सही है। देखो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर वो कर होता है जो किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है। किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर यानी स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर डायरेक्ट उसके ऊपर बोझ डाला जाता है कि आप ही को देना है, वो उसको क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कर कहते हैं। और प्रत्यक्ष कर में सिर्फ इनकमिंग टैक्स नहीं आता है जो सरकार डायरेक्ट वसूलती है आपसे। क्या है, इनकम टैक्स, ठीक है ना। यानी कि आपका आयकर और धन कर, संपत्ति कर इसको बोला जाता है। ये आपसे डायरेक्ट वसूलती है। आपने कमाया है, आपसे अलग से चार्ज जाता है कि 5 लाख कमाए, 10 लाख कमाए, 20 लाख कमाए हो साल भर में, उस पर आप टैक्स दीजिए, आप ही देंगे।
तो क्या कराएगा, डायरेक्ट टैक्स है। वेल्थ टैक्स, धन कर, संपत्ति कर, ये भी एक टैक्स बना हुआ है कि जिसके पास प्रॉपर्टी उनके नाम से सोना चांदी जमीन जायदाद मिला के 40 लाख से ऊपर होगा, उनको अलग से एक और टैक्स देना होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेल्थ टैक्स कहते हैं। जिनके पास 40 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी होगी। तो इनकम टैक्स का क्या रूल है, वेल्थ टैक्स का क्या रूल है, तो वेल्थ टैक्स तो लोग पढ़ना नहीं है, इनकम टैक्स पढ़ना है। आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ये प्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति विशेष नहीं वसूला जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से वसूला जाता है। उसको पता भी नहीं चलता। उसको पता भी चल पाता है, यानी कि प्रत्यक्ष कर आपसे ही वसूला जाएगा, आप ही दीजिए, वो क्या कहलाएगा आपका प्रत्यक्ष कर। लेकिन अप्रत्यक्ष कर वो कर होता है जो आपसे वसूला जाता है लेकिन आपको पता नहीं चलता है, वो किसी वस्तु की वैल्यू के साथ एडेड होता है, जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। जैसा कि अभी एग्जाम्पल दिया गया कि कपड़ा, जूता, चप्पल, स्टेशनरी, कुछ भी खरीदना जाओ, फ्रिज, कूलर, आप पे करते हो 15,000, 20,000, 18,000, 15,000, 35,000, 45,000, कुछ भी पे करते हो, तो आपको डायरेक्ट रूप से सरकार नहीं देती है, इनके थ्रू जाएगा। इन्होंने बेचा हमको तो इनको दे दिया, सरकार इनसे टैक्स दे देगी। जितनी जीएसटी क्या है, जीएसटी में हम माल खरीदे तो 1,000 का माल हमको पड़ा, मान के चलो कि 1,050 रुपये का, कितने का, 1,050 रुपये का माल पड़ो मुझको, तो 1,000 इनका हो गया, 50 रुपये इनको हमने पेड किया ना, हमने इनको पेड किया, ये क्या करेंगे, सरकार पर करेंगे। अब ये जब रिटर्न फाइल करवाने जाएंगे इनकम टैक्स का, जीएसटी का, हाँ 1,000 का शेयर का निकालेंगे, हाँ 50 रुपये टैक्स बनता है, 50 रुपया ये चालान बना करके सरकार खाते में जमा कर देंगे, हो गया मामला, ठीक है। तो ये क्या है आपका, इसका अलग प्रत्यक्ष रूप से आपको नहीं जमा करना है, अप्रत्यक्ष रूप से जमा हो रहा है, जमा आप ही से हो रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जा रहा है, आप डायरेक्ट सरकार को नहीं देते हो, ठीक है ना। तो सरकार के खाते में जो पैसा आप प्रत्यक्ष रूप से डालोगे वो डायरेक्ट टैक्स है, और जो अप्रत्यक्ष रूप से जाता होगा वो क्या कराएगा, आपका इनडायरेक्ट टैक्स कहलाएगा, ठीक है। अब इनडायरेक्ट टैक्स में जो हम लोग जानते हैं वो क्या क्या हो जाएंगे, अभी भी वर्ड चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा तुम लोगों का इसमें आता है जीएसटी भी आता है, इसके अलावा तुम लोगों का एक्साइज ड्यूटी है, हाउस टैक्स, कस्टम है, एक्सेट्रा, ये सब क्या है आपके, वैट, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ये सब क्या थे। तो अब उस सब को हमने बताया ना, बहुत सारे टैक्स, 16-17 टाइप ऑफ टैक्स था, उस सब को किस में लेके गए हम लोग, जीएसटी में आ गया। नामी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। सर पेट्रोल कब आएगा जीएसटी, ठीक है, आएगा, लेकिन अभी कमाई इसमें ज़्यादा है वैट लगाने से, इसलिए कि इसमें जो वैट लिया जाता है कम से कम 100% है पेट्रोल, 49% हो जाता है, 49%, ठीक है ना। तो सरकार की इसमें ज़्यादा इनकम है। और जो जीएसटी हम लोगों के पास है कुल कितने रेट की पता है, 18%, हाँ ये है 0%, 18%, 5%, 28 वाला खत्म कर दिए, 12%, 18 18% है, ठीक है। ये तो लोगों के पास रेट है 0%, 5%, 12%, 18%। 28% वाला आइटम ऐसे हैं जिस पर अभी 28 चल रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह पे, या और इस तरह जाओगे, मतलब कुछ आइटम्स हैं जो लग्जरियस कमोडिटीज इसको बोलते हैं, एक तरह से कह सकते हो। उस पे जो इलेक्ट्रॉनिक वाला दिखाता है ना 28%, लेकिन 18% चार्ज नहीं इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स था, मतलब कोई कंप्यूटर सामान कोई भी मशीनरी लेके आओगे, मशीनरी लेके आओगे तभी तुम लोग को उतना पड़ेगा, 28% पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शन है कि तुम लोगों को कितना लग जाएगा, 28%। ये रेट तुम लोगों का दिया हुआ है। अब इसमें कुछ आइटम है जैसे सोना चांदी पर लगता है 3% के हिसाब से, किसी पर 0.1% के हिसाब से, वो एक एक्सेप्शन है उसके। मोटे रूप पर समझना हम लोगों को कि जीएसटी जो रेट है 0, 5, 12, 18 और 28% टैक्स लगता है। वैट वगैरह जो है अब बहुत सारी चीज़ों पर था, जितनी भी चीज़ें थी, कपड़ा हो चाहे दवाएं हो या बहुत सारी चीज़ें, उस पर क्या चलता था, वैट चलता था, वैल्यू एडेड टैक्स, यानी वैल्यू के साथ टैक्स को ऐड कर दिया जाए तो उसका बोलते थे वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है ना, वैल्यू के साथ ऐड हुआ टैक्स है। एक्साइज वगैरह जानते ही हो कि जब कोई मैन्युफैक्चरिंग करता था तो जितना भी आउटपुट होता था, मैन्युफैक्चरिंग होती थी, प्रत्येक के पीछे कुछ टैक्स सरकार लेती थी, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या करते थे, एक्साइज ड्यूटी बोलते थे। कस्टम जानती हो, जब फॉरेन से माल आता है टैक्स दिया तो उसको क्या कहते हैं लोग, कस्टम ड्यूटी बोलते हैं, ठीक है ना। सेट भी लगता था ना भैया, हाँ हाँ, तो अलग अलग बहुत सारा टैक्स था, सबको हटा करके बन गया क्या आपका जीएसटी।
ठीक है ना। अब वैट जो है सिर्फ ये पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह पर रह गया है, बाकी चीज़ों से सब खत्म कर दिया गया है। अब सब जगह जीएसटी लागू, जितने लोग वैट चला रहे थे तो उनको ये वैट का नंबर लेना पड़ता था, अब जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। पहले क्या चलता था वैट नंबर, अब क्या चलता है जीएसटी नंबर। वैट जो था तो 11 डिजिट का था, जीएसटी कितने डिजिट का है 15 डिजिट का। वैट जो है कितने डिजिट का था 11 डिजिट का था, और जीएसटी कितने डिजिट की थी 15 डिजिट की जीएसटी नंबर मिलता है आपको। और ये सब चीज़ें तुम लोगों को याद रखना इसलिए ज़रूरी है, कभी पूछा जा सकता है तुम लोगों से जनरल नॉलेज के तौर पर कितने डिजिट का होता है, ठीक है ना। सीए में पूछता था वैट में डिजिट कितनी होती थी 11 डिजिट, कभी जानते ही नहीं थे। जो कभी जानता ही नहीं है ना टीचर उधर कोई ध्यान दिलाया हो, उसी बात पढ़ाता है वैट क्या होता है, वैट कैसे निकालता है, वैट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये है वो है, दुनिया भर की बातें। और वैट का नंबर नहीं पता है कितने डिजिट का होता है। अब क्वेश्चन पूछ दिया उसमें कितने डिजिट का होता है, साला ही क्या होता है नंबर ठीक है ना। लेकिन हाँ किताब जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता था उसमें लिखा रहता कि इतने डिजिट का होता है, ठीक है ना। तो इसे जीएसटी की जो डिजिट है ये भी पता है, इसमें नंबर होता है, तो इसमें 20 में तुम्हें होगा, इसमें पैन नंबर जो होता है पैन में रहेगा। बाकी शुरुआत में रहता है स्टेट का है उस स्टेट का कोड रहेगा। अब हम लोग का जो स्टेट कोड है 09 है, ठीक है ना। पर 09 रहेगा, फिर पैन रहेगा, उसके बाद फिर जो अपने स्टूडेंट अपने नंबर दे दे 3 और डिजिट देता है। तो ऐसी पैन नंबर कितने डिजिट का होता है पैन पैन कितने डिजिट का है 10 डिजिट का पैन नंबर होता है, ठीक है। 10 नंबर का पैन हो गया, 2 नंबर का 09 ले लिए, 12 नंबर हो गया, 3 नंबर और जोड़ते हैं तब, क्योंकि भी कुछ कोडिंग लैंग्वेज है। 3 नंबर में सर बीच वाला जो होता है ना उसमें जेड जरूरी रहता है, एकदम सब में रहता है जेड, ठीक है। चलो इसमें लास्ट वाला इधर देखो, लास्ट तो वाला बात कर रहे हैं यहाँ पर इनकम टैक्स के बारे में बात करना है हम लोगों को। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हमको पढ़ना नहीं है। हाँ बहुत सारे विश्वविद्यालय पढ़ाया जाता है, जैसे काशी विद्यापीठ है, बीएचयू है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, जामिया है, इधर कानपुर यूनिवर्सिटी है, मतलब लगभग इधर सब आसपास में तुम लोगों को इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी के बारे में पढ़ाया जाता है। लेकिन तुम लोगों का थोड़ा सा स्पेशल यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। यहाँ सिर्फ तुम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है इनकम टैक्स के बारे में पढ़ना है, यही हम लोगों का सिलेबस है इनकम टैक्स, ठीक है ना। अब इनकम टैक्स की बात करते हैं कि अब इनकम टैक्स किसी की आय पर लगता है तो प्रत्यक्ष कर माना जाएगा। 19 लिया था कितना कमाया उसको जितना कमाया उसको टैक्स दो। तो आय कर का इतिहास जानना थोड़ा सा, क्या है कब से लगाया गया, भारत में कब से लगाया गया। मैंने पहले बता दिया कि आय कर कोई कर के बारे में बताया था। आय कर माने कर जो है वो हमेशा से रहा है भाई। कैसे देश चलेगा, जो भी उस टाइम के राज्य छोटे छोटे रहे होंगे, खंडों खंडों में रहे होंगे, वहाँ का कोई ना कोई राजा महाराजा बादशाह फादशाह कोई रहा होगा, कैसे चलाएगा वो वहाँ का राजा। कोई पेड़ थोड़ी ना एक पैसा तुम करके आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा। जनता ही का पैसा है, जनता के ऊपर खर्चा होता था। बस उसको मैनेजमेंट संभालने के लिए एक बॉडी रहती है जिसको हम लोग आज के दौर में कह सकते हैं हुकूमत या सरकार, ठीक है। तो वैसे ही उस टाइम था टैक्स ही था, लेकिन इनकम टैक्स जो है इनकम पर लगाया जाता है। तो ये पहले लोगों को इनकम ही नहीं थी कि टैक्स लगे, लेकिन ये कब से लगा तो क्यों इसको किया गया तो उसके बारे में जानना है। 1857 में एक युद्ध हुआ था भारत में, जानते हो क्या क्या उसका नाम था 1857 में? स्वतंत्रता संग्राम सबसे पहले जो 1857 में हुआ था, जिसको हम लोग गदर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? गदर, स्वतंत्रता संग्राम। तो बहुत सारी जंग हुई, लड़ाइयाँ हुई अंग्रेजों से, तो उसमें 1857 में भी हुई, ठीक है ना। तो ये पूरा प्लान था पूरे भारत में कि एक साथ इसको हम लोग विद्रोह करेंगे और हर जगह इसका विरोध होगा, पूरे भारत में इकट्ठा होगा। अब जब ये काम चालू हुआ तो अब जो है अंग्रेज हुकूमत देख ली कि भाई इतने दिन से हम लोग हुकूमत कर रहे हैं, 100 साल हो चुका है, अभी 100 साल हुआ था, 100 साल हो चुका है, और अगर विद्रोह हो गया हम लोग खिलाफ तो फिर आज ही हम लोग सत्ता उखड़ जाएगी, खत्म हो जाएंगे, यहाँ से भाग जाएंगे। ऐसा क्या गेम खेला जाए यहाँ पर कि हम लोग जो है फिर से कामयाब हो जाए, अभी हम चले। तो डिवाइड एंड रूल उसने फॉलो किया, हिंदू मुस्लिम का वो भी खेला जो आज की हुकूमत खेलती है ना। उस टाइम भी समझ गए थे कि यहाँ पर एक पत्ता है जिसको हम लोग फेंकेंगे तो जीतेंगे,
तो उसने भी हिंदू मुस्लिम का खेल खेलना चालू किया। और उसके बाद जो है उसने जो मुस्लिम फौज में भर्ती थे उनसे कहा कि जो कारतूस है ना इसमें सुअर की चर्बी मिलाई गई है, और जो हिंदू थे उनको बताया कि जो कारतूस लगाया गया इसमें गाय की चर्बी मिलाई गई है। ठीक है, अब आपस में जो तय था कि नहीं इसको हम लोग 10 मई या कितने मई को ये तय था, गदर की जो तारीख थी कि इस तारीख को हम लोग हर जगह पूरे भारत में संग्राम करेंगे, लेकिन वो उससे पहले विस्फोट हो गया, आपस में लड़ भिड़ गए। ठीक है ना, और लड़ भिड़ गए तो जो सरकार की पॉलिसी थी उस टाइम की वो तो कामयाब हो गए कि भाई हम लोग यही चाहते थे कि लड़े मरे अपने ही में खत्म हो जाए, हम लोगों से लड़ने की नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर बहुत बड़े मुनज़्ज़म थे, मतलब वो मैनेजमेंट बॉडी थी उनकी बढ़िया, वो लोग कहे कि नहीं हम लोग आपस में लड़ करके नहीं करेंगे, हम लोग आपस में नहीं लड़ेंगे, हम लोगों को सरकार से लड़ना है, यहाँ के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है। हम लोग अगर ऐसे लड़ेंगे अपने में तो फिर नहीं काम हो पाएगा। तो उस टाइम हुआ, लेकिन जब जानते हो कि जहाँ 100 लोग होंगे 10 लोग लड़ाई लड़ेंगे तो थोड़ी काम हो पाएंगे, 100 को 100 को लड़ना पड़ेगा, या हो सकता है 100 में 90 लोग लड़े तब जाकर पाएगा, 90 तो आपस में लड़ मर गए, बाकी बचे 10 तो फेल हो गए। तो इसलिए इसमें तुम लोगों का तारीख में इतिहास में क्वेश्चन पूछता है कि जो स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था वो असफल क्यों हुआ। तो कम से कम उसके 10-15 रीज़न है, 10-15 कारणों से बताया गया कि जो डेट फिक्स थी उस पर के पहले हो गया तो ये हो गया वो हो गया, 10-15 बातें उसमें लिखी गई हैं जो हिस्ट्री पढ़ोगे तो इसमें सब सारी चीज़ बताई गई। तो ये जो 1857 में विद्रोह हुआ तो तब भी सरकार में नुकसान हुआ, बड़ी सारी संपत्तियां नुकसान की गई। तो जब सरकार का ज़्यादा नुकसान हुआ तो उस नुकसान की भरपाई कहाँ से हो पाए, नुकसान की भरपाई तो चीज लिया जनता ही से वसूलते हैं। तब जाकर के 1860 में जो है आयकर का प्रावधान अंग्रेज सरकार द्वारा लेके आया गया कि जो भी यहाँ पर कमाता होगा उसके कुछ परसेंट हम लोग क्या ले पहले तो लगान लेते थे, लगान जानते हैं किसे करते हैं, लगान किसे करते थे, यानी कि जो भूमि से उत्पादन होता था, यानी जो खेती बाड़ी करने से जो आगे फसल तैयार होती थी उस फसल का कुछ हिस्सा आपको देना पड़ता था। लेकिन कितना हिस्सा देना पड़ता था, तो उस टाइम तो हम लोग चूंकि उस सब चीज़ें देखे नहीं ना, तारीख ना हम लोग इतिहास पढ़े तारीख पढ़े, हिस्ट्री वाला तो है नहीं, हम लोग कॉमर्स वाले हैं, हम लोग डेबिट क्रेडिट जाने हैं हमेशा से। हाँ, लेकिन 7-8 तक तो बहुत थोड़ा बहुत पढ़ाया गया है, तो उतनी जानकारी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, और ना हम लोग IAS वाले हैं। फिल्म में थी लगान आमिर खान की, पता नहीं तुम देखोगे नहीं? हाँ देखें। उसके हिसाब से मुझको ये पता चला कि जो अंग्रेज थे वो यहाँ के लोगों पर, किसानों के ऊपर अत्याचार इस तरह करते थे कि जितना भी उत्पादन होता था लगभग 70% 80% वो सब अपने लिए चले जाते थे, बाकी कुछ छोड़ देते थे। हर जितने मतलब किसान तुमको थे खाने भर देते थे, मेहनत तुमसे कराते थे, खाने भर तुमको 1 साल का छोड़ देते थे, चल तुम 1 साल का बाकी सब सरकारी खाता में जमा कर दो, ठीक है ना। उसी को बचाने के लिए उसमें जो क्रिकेट मैच खेला गया है, अगर शर्त रखे थे तो उसमें यही था कि भाई देखो अगर ये तुम लोग मैच जीत जाओगे तो हम लोग लगान माफ कर देंगे 3 साल का 3 साल का 3 साल उस टाइम की जो हुकूमत थी, ये जिस एरिया का मामला ये है, क्योंकि वो हिस्ट्री पर बेस्ड वो कहानी है, तो जिस एरिया का मामला था वहाँ का जो सराय रहा होगा ये अंग्रेज का, उसने कहा कि ठीक है हम 2-3 साल तक माफ कर देंगे, या तो फिर 2-3 तैयार रहो। तो अब कौन तैयार है, वहाँ के मुखिया गाँव पंचायत तब तक कहे नहीं भाई हम लोग तो दे रहे हो तैयार है, हारना तो पक्का है, अगर हार जाएंगे 3 गुना, और जो अगर अभी से मान लेते हैं तो जितना देना उतना दे दो, 2-3 गुना जो भी मान रहे दे दो, मतलब आधा लेते हो तो आधा दे दिया जाएगा, नहीं तो उस टाइम कितना देना रहेगा, 3 गुना देना रहेगा। तो ये वक्त नहीं ऐसा है कि हम लोग दे देते, लेकिन उसमें कुछ लोग क्या नहीं हम लोग नहीं देंगे, हम लोग मैच खेलेंगे। तो मैच खेलना थी एक ही बंदा था जो उस टाइम का रहा होगा, फिल्म की जाता तो आमिर खान, अब उस टाइम पता नहीं कौन थे, नहीं पता है, लेकिन वो भी तो कहा भाई नहीं हम लोग मैच ही खेलेंगे, मैच खेल के जीतेंगे। सब गाँव वाले पगला गए कि ये क्या कर रहा है। उसके बाद समझाया बुझाया उसको कि भाई मान जा भैया माफ़ी मांग लो उससे। अब वो जब माफ़ी मांगने के लिए लिबाग गया कि भाई देखो ये बंदा गलती कर दिया है, नौजवान लड़का है, जोश में आकर के कह दिया है, हम लोग करें कि एक गलती करेंगे। अब जब बात एक बार तय हो गई, बंदे ने कह दिया कि नहीं भाई हम लोग मैच खेलेंगे, मुहर लग गई, अब इसको पलटना नहीं है, अब खेलना ही है। अब वो अपना 11 खिलाड़ी चाहिए कम से कम, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी है, 11 चाहिए ना, वो अकेला कहाँ से क्रिकेट खेलेगा। उन्हें आया बाल लेकर के, उसके बाद उनको फुसला फुसला करके एक आध लोगों को शामिल किया, एक आध लोगों को देखे कि अच्छा ऐसे करना है, ऐसे मारना है, बड़ा आसान है। फिर कुछ और जुड़ना चालू हुए, फिर कुछ और जुड़ना चालू हुए, जुड़ते जुड़ते 11-12 लोगों की टीम जो तैयार होनी चाहिए थी हो गई।
उस सब मैच के दिन खेले सब, ठीक है ना। कई राउंड में मैच चला, आखिर राउंड में ये सब जीत के दिखा दिए, ठीक ना। क्योंकि ये सब तो जोश में थे कि नहीं यार इन सबको मारना है, अंग्रेजों को भगाना है यहाँ से, क्योंकि जब मारते थे बात तो ये समझते थे यार हम लोग किसको मार रहे हैं, बात को नहीं मार रहे हैं, अंग्रेज को मार रहे हैं, तो भगाना है, ठीक है। तो यही सोच करके मार मार करके भगाया उन सबों को। तो लगान जो है वो क्या थी, कर ही तो था, ठीक है। तो हमने बताया पहले था कर जो है वो पहले से लगता आ रहा है, आज भी लग रहा है, लेकिन जो ये 1857 में जो गदर हुई, गदर में जो नुकसान सरकार का हुआ, अंग्रेज सरकार का, उसने कहा कि ऐसा है कि इनका टैक्स इन्हीं से वसूलो, इनका टैक्स इनसे वसूलो। तो उसने क्या किया, आयकर 1860 लेके आए, क्या लेके आए 1860। और हम लोग जो अभी इनकम टैक्स पढ़ रहे नहीं है, इनकम टैक्स 1961 पढ़ रहे हैं। ये 1961 में चालू हो गया था, बना कब हम लोगों का ही आजादी बाद 1960 में, ये भी हम लोग का इनकम टैक्स 1960 है ये, ठीक है ना। जिसको लागू कब किया गया, 1 अप्रैल 1961 से, 1 अप्रैल 1961 से इसको लागू किया गया। तो उस टाइम जो था, इसका मतलब कि उसके भी 100 साल पहले 1860 में अंग्रेजों द्वारा इसको बना दिया गया था। अब बनाया तो गया, लेकिन ये बहुत लंबे तक समय चला नहीं, तो इसमें अलग अलग तारीख दी हुई है कि कब से कब तक चला। देखो लिखा है इसमें सबसे पहले कि भारत में आयकर प्रथम बार 1860 में, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम यानी सैनिकों द्वारा के कारण हुई हानियों की पूर्ति करने के लिए सर जेम्स विलियम द्वारा लगाया गया। किसके द्वारा, सर जेम्स विलियम, यानी जो उस टाइम का वायसराय रहा होगा, जो गवर्नर रहा होगा, सर जेम्स विलियम थे, उन्होंने क्या किया, लगाया गया, ठीक है। तो ये जो लगाया गया सन 1860 में लगाया गया, 1857 में जो नुकसान हुआ था स्वतंत्रता संग्राम की वजह से, उसकी वजह से। अब ये 1860 से क्या क्या हुआ, उसमें बड़े तारीख चीजें हैं, ये सब डेट याद रखना पड़ेगा तुम लोगों को। सबसे पहले 1860 से चला ये चलता गया, ठीक है ना। तो अब ये 1917 तक बता रहे हैं कि ऐसे बीच बीच में बदलाव होता गया, कभी बंद किए 2 महीना, कभी 2 साल बंद किए, कभी 4 साल बंद किए, अलग अलग दौर में 1860 से 1873, 1896, 1886, मतलब बदलता गया, कभी कुछ, कभी संशोधन तो होना ही है। अभी भी इनकम टैक्स हर साल संशोधन होता है, हर साल बदलता है कुछ ना कुछ, नए नियम हर साल आते हैं। वैसे उस टाइम में 1860 बनाया तो गया, लेकिन ये दिया हुआ है कि 1860 से लेकर 1863 है, 68, 67 है, 71 है, 73 है, 78 है, तो बहुत प्रकार का संशोधन चलता रहा, और इस तरह 1917 तक चलता रहा, 1917 तक चलता रहा। फिर उसके बाद जो है 1918 में एक नया आयकर अधिनियम बनाया गया, जिसमें कर की दरें बढ़ा दी गई। इसका मतलब जो ये पुराना जो चल रहा था उसमें भी कर की दर क्या थी, कम थी। 1918 में क्या कर दिया गया, टैक्स की दर को और बढ़ा दिया गया, क्योंकि उस टाइम में सुंदर की जो डिमांड थी मुल्क को आज़ाद कराने की, सुंदरता की, वो क्या हो चुकी है, और तेज हो चुकी थी। तो सरकार को लगा कि और इनको क्या करो, दबाव बनाओ, इनको टैक्स इनसे और ज़्यादा वसूलो, ताकि ज़्यादा खर्चा करके इन विद्रोहियों को रोका जा सके, ठीक है ना। तो ये 1918 में थोड़ा सा जो बदलाव करना था बदल दिया गया। जैसे तुम लोग इनकम टैक्स कराओ, कंपनी ला पढ़ते हो, कंपनी एक्ट का, तो कंपनी एक्ट का 1956 था पहले, अभी जल्दी जो बना है कंपनी एक्ट 2013 बना है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब बार बार हर साल कुछ न कुछ बदलाव होता है, तो बदलाव होने की वजह से क्या होता है, सेक्शन, सब सेक्शन, फिर सब सेक्शन, क्योंकि एक सेक्शन में कहा कि ये होगा, फिर अगले सेक्शन में कहा कि नहीं हो पाएगा, फिर अगले में कहा नहीं हो सकता है, यदि ऐसा हो जाए, तो इतना सेक्शन टफ कर दिया जाता है। तो उसको क्या करते हैं कि भाई कुल मिला जुला करके जितना खत्म हो गया ना, हटाओ, जो नया चल रहा है उसी को लेके आओ। तो फिर से नया क्या कर देता है, नया एक्ट बना दिया जाता है। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं कि 1956 चला, तो बहुत सारा बदलाव हो गया, क्या हो गया, 2013 हो गया। वैसे इनकम टैक्स चालू हुआ था 1860 में, तो बहुत बदलाव हुआ, डेट अलग अलग जगह, दिन में, अलग अलग समय पर। फिर 1917 में क्या किए, पूरा एक्ट फिर से बदल दिया गया, यानी इनकम टैक्स एक्ट 1860 से लेकर के क्या हो गया, इनकम टैक्स एक्ट 1917 हो गया, ठीक है ना। और जो हम लोग इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने क्या होता है 1960 है, ठीक है ना। तो इसमें लिखा गया अब आयकर अधिनियम 1922, तो फिर 18 से क्या चला, यानी कि ये चला है 1918 में एक्ट बना, फिर उसके बाद बना 1917 में बना, फिर 1922 में कहा कि अखिल भारतीय कर जांच समिति की सिफारिशों के ध्यान में रखकर सन 1922 में पुनः एक नया आयकर अधिनियम पास किया गया, जिसमें प्रथम बार यह नियम बनाया गया कि आयकर गत वर्ष की आय पर
चालू वर्ष में लगाया जाएगा। चालू वर्ष को कर निर्धारण वर्ष कहते हैं। कह कि 1992 में फिर से एक नया एक्ट अपना, उसमें नई बात एक आई कि जो टैक्स लगाया जाएगा, तो अब तक जो टैक्स लगाया जानते हो, जिस साल में कमाते थे उसी साल में टैक्स लगता था। जिस साल में कमा रहे हो उसी साल में टैक्स लगता था। लेकिन 1922 में जो एक्ट आया ना, इसमें क्या बताएगा, पिछले साल जो कमाएंगे वो इस साल टैक्स लगेगा करंट ईयर में। यानी जैसे अभी सेशन चल खत्म हुआ था, हम लोग क्या खत्म हुआ है, हैं 2021 से 2022, इस दौरान आपने जो कमाया होगा उसका जो टैक्स जानते हो कितना दिया गया था, 2022 2023 में। इसको हम लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, है असेसमेंट ईयर, कर निर्धारण वर्ष। अभी मैं आगे बताऊंगा अभी उसका सेक्शन, ठीक ना। जैसे सेक्शन 2(9) में तुमको बताया जाएगा असेसमेंट ईयर, और सेक्शन 3 में बताया जाएगा प्रीवियस ईयर। तो अभी आगे आएगा तुम लोगों का। तो 21-22, तो ये सबसे पहले 1922 में जो नया नियम आया वो क्या आया कि गत वर्ष के जो आय होगी वो करंट ईयर में यानी वर्तमान ईयर में, जिसको हम लोग असेसमेंट ईयर करते हैं, उस पर टैक्स लगाया जाता है। अब पहले क्या था, जितना कमाते थे उसी साल में टैक्स को चुकाते थे, ठीक है। तो सबसे पहले 1922 में लेके आया गया। फिर करा कि आयकर संशोधन अधिनियम 1939, आयकर अधिनियम 1922 कर निर्धारण वर्ष 1961-62 तक लागू रहा, परंतु इसमें समय समय पर संशोधन होते रहे। 1939 में इस अधिनियम में अनेक महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। इसमें श्रेणी के अनुसार करोड़ों की पद्धति को बदलकर खंड प्रणाली लागू कर दी गई। तो फिर से एक एक्ट लागू किया गया 1939। तो टाइम पर जैसी जरूरत पड़ी सरकार को, अंग्रेजों को, उस टाइम उन्होंने क्या किया, इसमें बदलाव किया। तो 1860 चालू किए, 1939 वाला चलता रहा। 1939 को 1960 तक चलाया गया। फिर उसके बाद फिर हम लोग जब मुल्क आज़ाद हो चुका तो कुछ दिन तो चला, 1947 में मुल्क आज़ाद हो गया। 12-13 साल लगा समझाने में। तो जा करके नया एक्ट कब लगा हम लोगों का, 1960 में, जो भारतीय कल्चर के हिसाब से बैठ रहा था कि नहीं यहाँ पर इस तरह का टैक्स नहीं लग सकता है, ये टैक्स लिया जाएगा। और ये जो था एक तरह से लोगों को दबाने के लिए बनाया गया था। जो सरकार के जो अंग्रेज थे वो तो भाई चाहते थे कि दबोचा जाए भारतीयों को, तो क्या कर दिया कि उनको हटा करके भारत के हिसाब से उसको ढाला गया ताकि भारतीयों के ऊपर आसानी हो जाए, ठीक है। 1960 में बनाया गया। तो ये था इसका छोटा मोटा सा एक हिस्ट्री टाइप का, ठीक है। अब कर रहा है कि आयकर अधिनियम 1961 जो हम लोग चल रहा है इसकी बात कर रहा है। तो बताया गया कि आयकर अधिनियम 1922 में अनेक बार संशोधन होने से यह अधिनियम बहुत जटिल हो गया था। अतः इसे सरल एवं स्पष्ट करने के लिए तथा कर की चोरी को रोकने के लिए 1961 में नया कर आयकर अधिनियम 1961 पारित किया गया। आयकर अधिनियम 1961 1 अप्रैल 1962 में लागू किया गया। कह रहे कि इस एक्ट का नाम क्या है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, लेकिन अब लिखे कब हुआ, लागू कब हो गया।